सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, एक कार ब्लास्ट की और उसके बाद आसपास की गाड़ियों में भी आगजनी की और इसमें अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुख्ता खबर है। विलन टॉप शो में इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। कौन कौन सी एजेंसीज पहुंची हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को क्या ब्रीफिंग दी गई है, चश्मदीदों के बयान क्या आए हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये भी कि इसमें अब तक कौन कौन से एंगल से जांच की जा रही है और क्या अहमदाबाद और फरीदाबाद में कोई आतंकी बरामदगियों से भी इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, कौन से संदिग्ध पकड़े गए हैं, अहमदाबाद फरीदाबाद में क्या विस्फोटक बरामद हुए, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। फिर रुक करेंगे एयर पोल्यूशन का। दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार क्यों पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसके अलावा बिहार में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रेस ब्रीफिंग और उस पर चुनाव आयोग पर लगे इल्जामों का भी जिक्र होगा। लाल किले के पास गाड़ी में सोमवार की शाम धमाका हुआ, कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्ट खबर है, कई लोग घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी इको कार थी। धमाका इतना भीषण के आसपास करीब 5 से 6 गाड़ियां भी जद में आ गई। सबसे पहले चश्मदीदों के बयान सुनते हैं। आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा होता है तो घर की फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक बाकी एक से पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ कल में अच्छा धमाका हुआ था, मर 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी कि एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे कहीं शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं एक रुक गया, एकदम मेरा सीट बेल्ट भी हो गया और मेरे यहाँ पे कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे रुकी हुई थी सबकी, गिरी हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट अच्छा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में से बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के गाड़ी बैलेंस में हम तो भाग गए। बहुत तगड़ा बम था, तो सिलेंडर की दूसरा की आवाज़ नहीं आई, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ, पक्का। मौके पर पहुंचे मिलन टॉप रिपोर्टर्स की भी रिपोर्ट दी। मेरे पीछे जो आपको इलाका दिख रहा है, उस जगह पे अभी यहाँ से करीब 150 मीटर दूर के बाद जो भी टुकड़े कार के किसी भी चीज़ को इधर उधर उड़ते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद जानकारी सामने आई, 7 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ था। फिर जानकारी सामने आई I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था, I-20 कार में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लोग सवार हैं और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ और शुरू हुई है और इससे अलर्ट पे लोगों को डाला गया है, टीम्स को अलर्ट पे डाला गया है। टीम्स को कहा गया है कि दबिश जारी रखें दिल्ली में और दिल्ली में हर जगह जाके रेड करें, सोर्स नेटवर्क को एक्टिव करें। इसके अलावा पूरी अपडेट ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। अपडेट ये भी है कि दिल्ली समेत सभी महानगरों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। बॉर्डर एरियाज में BSF को बोला गया है विजिलेंट रहने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया है और साथ ही जो आपके जो भी इलाके हैं जो नेबरिंग फ्रेंडली कंट्रीज से लगते हैं वहाँ पर भी अलर्ट रखने को कहा गया है। अभी तक 2 से ढाई घंटे बीतने के बाद भी अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई सफाई नहीं आई है कि ब्लास्ट का नेचर क्या है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो खंडन आ चुका होता। कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी की बू आ रही है, तभी लगातार हर जगहों पे एक्शन दिखाई दे रहा है। हम बने रहेंगे और अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। अब तक की अपडेट क्या है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और NIA की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NIA को जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तक धमाके की वजह स्पष्ट नहीं है, ये भी साफ नहीं है कि इसमें कोई आतंकवादी एंगल है या नहीं। हालांकि NIA राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों की जांच कर रही है। NSG की टीम आतंकी बम धमाका और उनकी वजहों की जांच कर रही है। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी
क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी भी जो है इसे रेगुलरली उनका फ़ोन किया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। डेड बॉडीज आई थिंक 10+ है और इंजर्ड का भी कुछ कह नहीं सकते। मुझे पर्सनली जो लगा 30+ तो है ही, बाकी अभी तो और आई है, मैंने देखा इन्फेक्शन आ ही जा रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसा पक्का हम वो बता नहीं सकते। हम सबको अलर्ट पे रखा गया। मुझे खुद एक बोर्ड पे जाना है, वहाँ पे देखना है मुझे। आज की एक दूसरी खबर और भी है। पूरे दिन अहमदाबाद और फरीदाबाद से संदिग्धों की गिरफ्तारी और उनके पास से तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक और हथियारों की बरामदगी की खबर चली। इन दोनों खबरों का अभी तक आपस में कोई कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें, कार में धमाका हुआ। इससे पहले कब दिल्ली से इस तरह के अपडेट्स आए हैं, दर्शकों को ये भी जानना चाहिए। 13 सितंबर 2008 को कनाट प्लेस गफ्फार मार्केट ग्रेटर कैलाश करोलबाग के इलाके में 5 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये एक आतंकी हमला था जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट और पहाड़पुर के मार्केट में भी 2 बड़े धमाके हुए थे। ये भी आतंकवादी हमला था और इसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 2000 को लाल किले के पास ही 2 बड़े धमाके हुए थे जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दें, ये तीनों ही आंकड़े आतंकी हमलों से जुड़े हैं। लाल किले में आज हुए ब्लास्ट के बारे में हम पुख्ता जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, जो कि जांच के बाद सामने आएगा। मौके पर फॉरेंसिक समेत तमाम टीमें मौजूद हैं। अब फरीदाबाद और अहमदाबाद की खबरों पर विस्तार से बात करें। 1-2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी और हजारों किलो का विस्फोटक बरामद। पिछले 3 दिनों में देश के पुलिसिया तंत्र को बड़ी सफलता मिली, जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस में हजारों किलो विस्फोटक के साथ कथित तौर पर बम बनाने वाले केमिकल, गोला बारूद और संदिग्ध पकड़े गए। आरोप संगीन। गुजरात में पकड़ाए संदिग्ध आजादपुर मंडी की रेकी कर रहे थे, लखनऊ में RSS दफ्तर पर नजर रख रहे थे। लेकिन पहले बार फरीदाबाद को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। कई दिनों की खोजबीन, CCTV फुटेज खंगालने के बाद एक लीड मिली, जिसके सहारे जम्मू कश्मीर के यहाँ की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम का शख्स, मूलतः पुलवामा का, फरीदाबाद के धौज गांव में किराए के कमरे में रहता था। उसके घर से पुलिस को 360 किलोग्राम विस्फोटक, जो कि अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, मिला। साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस। पुलिस ने मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में डॉक्टर आदिल अहमद का नाम सामने आया। पिछले साल तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था। फिलहाल यूपी के सहारनपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर आदिल को भी गिरफ्तार किया। उसे मिलाकर ऑपरेशन में 7 लोग गिरफ्तार आए। ये सफेद पोशों का नेटवर्क बताया जा रहा है, जिस पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस ने और क्या कहा? असॉल्ट राइफल है विद 3 1 कैनन असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, 1 पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस 1 बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इंप्लीडेबल मटेरियल बरामद हुआ, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटीरियल है वो भी कलेक्ट किया गया। ऑडियंस वाली बात गलत है, AK-47 मैंने बताया इसमें बेसिकली टाइम का असॉल्ट राइफल। ये AK-47 तो जैसी होती है उससे थोड़ी छोटी होती है उसकी राइफल, बट नॉट AK-47। मॉड्यूल में शामिल लोग पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। ये लोग इनक्रिप्टेड ऐप से बात करते थे, ट्रेनिंग, पैसा भेजने और सामान की व्यवस्था करते थे। पैसा दान व सामाजिक कार्य के नाम पर इकट्ठा किया जाता था। मकसद भारत विरोधी साजिश। इस पूरे मॉड्यूल पर और जानकारी दे रहे हैं साथी। दिल्ली NCR एक बार फिर आतंकियों के निशाने पे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से पहले अगर हम बात करें, फरीदाबाद का टेरर प्लॉट एक्सपोजे, यानी किस तरह से आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। यहाँ इन्वॉल्वमेंट था जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वात
उल हिंद का। और आपको बता दें डॉक्टर मुजमिल हैं, उनको अरेस्ट किया गया। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें किस तरह से जम्मू कश्मीर में थे और जूनियर डॉक्टर रहे, उसके बाद फरीदाबाद गए, वहाँ से किस तरह से ऑपरेशन चलाया हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने, तो वो अब जो तार हैं वो अलग अलग स्टेट से जुड़ रहे हैं। जैसे लखनऊ में महिला डॉक्टर हैं या बाकी और शख्स हैं, तो खास तौर पे अगर हम बात करें तो अलग अलग एंटिटीज़ अब जुड़ रही हैं। और इससे खुलासा होता है कि कितना बड़ा ये एक्सपोजर। के बाद बात अहमदाबाद की, जहां एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल और अहमद मोहिउद्दीन सैयद। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2 यूपी के हैं और तीसरा हैदराबाद का। इनके पास से 4 विदेशी पिस्तौल, 30 कारतूस और 40 लीटर काबिज। ये तीनों आतंकी संगठन ISIS के लिए काम कर रहे थे। लखनऊ RSS दफ्तर और दिल्ली की आजादपुर मंडी की रैकिंग कर चुके थे। फिलहाल ये पता लगाने बाकी है कि हथियारों की सप्लाई कैसे हुई और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य स्लीपर सेल कहाँ से खुली। इस बारे में पत्रकारों से और बातचीत। इसने जिन दिन आतंकियों को पकड़ा उन्होंने 3 जगहों की रेकी की थी। अहमदाबाद का ये इलाका है नरोडा का जो ये फ्रूट मार्केट है जहाँ पे वो रेकी की गई थी। डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आया था और उसके फ़ोन से भी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे, जिनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसके जो आका बैठे वहाँ पर भेजा गया था। गुजरात ATS की जो प्राथमिक जाँच है उसके अंदर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये भीड़ भाड़ वाली जगहों की जिनको वो टारगेट करना चाहते थे, तो अभी वहाँ पे रेकी की गई। पिछले 6 महीने के दौरान ये रेकी हुई है, जिसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो नरोडा का फ्रूट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और लोग काफ़ी संख्या में होते हैं, तो भीड़ की वजह से इसको पसंद किया गया था। यहाँ का जो है वो रेकी की गई। उसके अलावा लखनऊ में जो है संघ कार्यालय की रेकी की गई थी और साथ ही जो दिल्ली है, दिल्ली में जो है आज़ादपुर मंडी वहाँ की रेकी की गई थी। तो उसकी वजह वही है क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो है वो टारगेट करना आसान होता है। पर ये लक्ष्य था कि नहीं, आखिरी ये तय नहीं किया गया था। अभी जो है वो प्राइमरी जांच चली, जिसके अंदर इन 3 स्पॉट के बारे में जानकारी पुलिस को खुद उनकी ये जो आतंकी है उनकी पूछताछ से सामने। और खासतौर पर दिल्ली में हुए धमाकों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, हुई सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बारे में भी बताया। अब उस खबर के बारे में बात करेंगे जहां कार्रवाई की बातें तो हो रही हैं लेकिन ज़मीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। बात हो रही है दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा के लगातार जहरीले होने की। अक्टूबर के आखिर में दीपावली के आसपास AQI डिबेट में आई। इस बार भी वही कीवर्ड्स, हेडलाइंस जो कभी सत्ता में थे वो विपक्ष होकर नई सरकार से सवाल पूछने लगे और जो सवाल पूछा करते थे वो अब अगर मगर करने लगे। रोल रिवर्सल हो गया लेकिन हवा की सूरत नहीं बदली। ब्लेम गेम एक बार फिर से पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक चला गया। हालांकि इन डेवलपमेंट्स के बीच एक नया ट्रेंड भी दिखा। सिविल सोसाइटी के लोग लगातार सोशल मीडिया पर साफ हवा को लेकर कैंपेन चलाते रहे, मुद्दे को चर्चा से गायब नहीं होने दिया और इसका रिजल्ट देखने को मिला 9 नवंबर को, जब दिल्ली के इंडिया गेट पर करीब 400 लोग इकट्ठा हुए, साफ हवा के लिए प्रोटेस्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 नवंबर की सुबह से ही AQI खतरनाक होती चली गई। दिल्ली के सारे पॉल्यूशन डेटा मॉनिटरिंग सेंटर रेड जोन में दिखे और सरकारी डेटा से इतर लोगों के घरों में मौजूद एयर प्यूरिफायर्स ने, अगर उनके घरों में ये थे तो और भी खतरनाक मंजर बयां किया। 700 से लेकर 1000 तक की रीडिंग्स दिखी। इंस्टा खोलिए तो रीलें झड़ती हैं जहां एयर प्यूरिफायर्स के फिल्टर से धूल का गुबार उठता है, यानी एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। रीडिंग से इतर तस्वीरें भी आई। स्मॉग की इतनी मोटी लेयर की 50 मीटर तक देखना मुश्किल। जिस इंडिया गेट पर लोग प्रोटेस्ट करने गए वहीं की तस्वीरें डालकर पूछा गया, इंडिया गेट कहाँ गायब हो। नवंबर की तारीख, सुबह से ही एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। शाम को इंडिया गेट पर जमा होने की कॉल, खबर दिल्ली पुलिस को भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भी भेजा। कहा पूरे नई दिल्ली जिले में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी है। सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर, यानी इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने की मंजूरी नहीं। आप लोग चाहें तो जंतर मंतर पर अपने तंत्र दिखा सकते। बताती हैं कि 7 नवंबर को कुछ स्टूडेंट ग्रुप ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन ढंग की कवरेज न मिलने की वजह से अगला स्पॉट इंडिया गेट चला गया। ठीक उसी तरह जैसे कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोग इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए, तो पुलिस की मनाही के बीच लोग इंडिया गेट पर पहुंचे। बच्चे, बूढ़े, यंग प्रोफेशनल, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सबका जमावड़ा। इस खराब हवा में घर से निकलना भी तो क्रांति है। बैनर्स दिखे, नारे लगे, फिर पुलिस आई, झड़प और कहासुनी हुई और अंततः पुलिस भारी पड़ी। प्रदर्शनकारियों को DTC बसों में ठूस कर बवाना ले जाया गया, लेकिन जाते जाते वो बहुत भी शुरू हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर जाति के आरोप लगाए।